हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर तैयार हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ टॉपिक्स आगे वाले पढ़ेंगे। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था, वीडियो में पढ़ा था कि सॉलिबिलिटी का टॉपिक पढ़ा था, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स देखा था थोड़ा बहुत, एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स जो मेन टॉपिक था उसमें हमने ज्यादा फोकस किया था, जिसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो KH के साथ रिलेटेड है। तो दैट वाज द लास्ट टॉपिक। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर। उसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये सारी डिटेल में अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो वी विल बी गेटिंग बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो आज का लेक्चर हम फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों विद वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर जो टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर से ही अगली वाली जो टर्म्स है, राउल्ट्स लॉ वगैरह है, ये सारा कुछ क्लियर होगा हमें। तो वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर होता है, अगर हम लेट अस सपोज कि एक हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड को मैंने बॉईल करना स्टार्ट किया है एंड इट हैज बीन कवर्ड। तो जब बॉईल करना स्टार्ट किया है तो इसके कुछ वेपर्स बनेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। और जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स जो हैं ये दोबारा से आपस में टकराएंगे और टकरा के कोलाइड करके वापस भी आएंगे। तो हो सकता है ये लिक्विड सरफेस के साथ दोबारा टकराएं, तो लिक्विड सरफेस इनको दोबारा से अट्रैक्ट करता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्पीड से इवेपोरेशन हो रही हो उसी स्पीड से अगर कंडेंसेशन हो रही है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो बच्चों हम बोलते हैं कि दैट स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है तो उस पे ये जो वेपर्स हैं जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स when they are in equilibrium with the liquid at a particular temperature. This is very important definition. The pressure exerted by vapor in liquid at its equilibrium state, it is called as vapor pressure. दो टर्म्स हैं बेटा, एक वेपर फॉर्मेशन या वेपर प्रेशर कह लीजिए, एक इवेपोरेशन है। वेपर प्रेशर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सबसे पहला अगर आप इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यानी कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा बॉईल करेंगे तो और ज्यादा वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और ज्यादा वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर की एक क्लॉसियस क्लेपायरन इक्वेशन है जो इसका वेरिएशन भी बनाती है लेकिन इसका कोई यूज नहीं है आपको सीबीएसई बोर्ड में, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एंड दैट इज log P2 upon P1, it is equal to delta H vaporization upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 into T2. So P1 is vapor pressure at temperature T1 and P2 is vapor pressure at temperature T2. So ये हमारे पास मैथमेटिकल वेरिएशन है जिससे हम ये बताएंगे कि जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ेगा तो उसके बढ़ने से वेपर प्रेशर भी जो है वो बढ़ेगा। ओके जी। अब आगे हमारे पास एक और फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो दैट नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो डिपेंड करता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी सॉल्वेंट में या लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर मैं बात करूं तीन लिक्विड्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ईथर है,
एक मान लीजिए वाटर है, एक लिक्विड मान लीजिए मरकरी है। तो इन तीन लिक्विड्स में से अगर आपसे पूछा जाए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो उसके लिए आप फिर क्या देखोगे, इनके बीच की इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस को देखोगे। अब आपको पता है ईथर इज ROR डैश, तो इट हैज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इट इज लेस पोलर कंपाउंड, सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं इसमें। वाटर में आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is present, and mercury it is a metal and metal इसके metallic bonding होती है metal में। और क्योंकि ईथर की बॉन्डिंग इनमें से सबसे वीक है, तो ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद आएगा वाटर का वेपर प्रेशर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विच इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड सबसे कम वेपर प्रेशर आएगा मरकरी का विच हैज मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इसके वेपर्स जल्दी नहीं बनते। सो इट इज हैविंग द लीस्ट वेपर प्रेशर अमंग दीज थ्री कंपाउंड्स। तो हमने अभी तक दो फैक्टर्स किए। सबसे पहला फैक्टर किया टेम्परेचर एंड सेकेंड फैक्टर इज इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शंस। इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस कंटेनर में या जिस रूम में आप वेपर प्रेशर स्टडी कर रहे हैं, तो आपने उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया, तो क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि याद रखेंगे इवेपोरेशन जो है बेटा दैट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, बट जो वेपर प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया क्यों? मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, मैं अभी ड्रॉ करता हूं कंटेनर जिसमें हमने वेपर प्रेशर को स्टडी किया। मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें हम वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं। मैंने इसका सरफेस बढ़ा दिया, द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैज बीन इंक्रीज्ड। तो सोचेंगे कि पहले जितनी इवेपोरेशन हो रही थी, पहले जितने वेपर्स बन रहे थे उससे ज्यादा बनेंगे, परंतु अगर आप उल्टा प्रोसेस देखें तो जितने वेपर्स पहले ज्यादा बन रहे थे सरफेस एरिया बढ़ाने से, अब उतने ही वेपर्स अगर दोबारा टकराएंगे तो कंडेंसेशन भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। एंड दैट इज व्हाई वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। इवेपोरेशन एक ब्रॉड टर्म है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको अब वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन का सब क्लियर हो गया होगा। तो अब वेपर प्रेशर में हमने ये जो राउल्ट्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ हम क्यों पढ़ेंगे? अगला जो राउल्ट्स लॉ हमारा टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशंस चैप्टर का, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका मैं कारण आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए मेरे पास प्योर वाटर है, लेकिन उसी कंटेनर में मैंने एक मिक्सचर ले लिया वाटर के साथ, मान लीजिए मैंने इथेनॉल का मिक्सचर ले लिया है। अब क्योंकि वाटर और इथेनॉल दोनों मिक्स हो गए हैं, तो वाटर भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इथेनॉल भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े कम वेपराइज हो पाएंगे, क्योंकि इथेनॉल भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर कम वेपर्स बन पाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है यहां पे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वेपर प्रेशर जब वो प्योर वाटर अकेला प्रेजेंट है। तो अब यहां पे मान लीजिए वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, अगर ज्यादा अमाउंट है वाटर की तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, कम अमाउंट है तो कम वेपर्स बनेंगे। इसका मतलब जो है कि वेपर प्रेशर जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है अगर हम मिक्सचर लेंगे। तो अगर वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम मिक्सचर ऑफ द लिक्विड्स लेंगे, तो उनके बीच क्या रिलेशन है उसको बताने के लिए बेटा हमारे पास है राउल्ट्स लॉ। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी डायग्राम है ये। दिस इज प्योर सॉल्वेंट,
यहाँ पे कुछ और वेपर प्रेशर है, लेकिन अगर हमने सॉल्यूट उसमें मिक्स कर दिया तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट के वेपर्स थे वो कम बन रहे हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो कई बार डिक्रीज होता है, कई बार बढ़ भी जाता है, तो वो हम डेविएशंस करेंगे, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन फिलहाल आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो आइडियल सोल्यूशन में हम राउल्ट्स लॉ को स्टडी करने लगे हैं। तो राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट्स। वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है जिसके वेपर्स बन जाएं, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इवेपोरेट कर पाए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट 1 और एक है हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट 2। बच्चों, आपकी आसानी के लिए एक आपको तरीका बताऊं, जनरली बुक्स में 1 और ए जो है दैट हैज बीन यूज्ड फॉर सॉल्वेंट, ये आपको फॉर्मूला में हेल्प करेगा। 2 और बी जो लिखा होता है वो हम जनरली यूज करते हैं फॉर्मूला में सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1 और ए कहीं लिखा है तो हम मान लेंगे सॉल्वेंट है, और 2 और बी लिखा है तो हम मान लेंगे सॉल्यूट की बात की जा रही है। ठीक है जी। तो मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं 1 एंड 2। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर मिक्सचर में डिपेंड करेगा उसकी मोल फ्रैक्शन पे, तो P1 is directly proportional to X1 and similarly P2 will be directly proportional to X2। तो राउल्ट्स ने ये देखा कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहां पे हमने P01 और P02 लगाया विच आर कांस्टेंट्स, एंड P01 इज वेपर प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का क्या मतलब है? प्योर स्टेट का मतलब है अगर अकेला 1 प्रेजेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर स्टेट, एंड P02 क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ 2 इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो P01 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर स्टेट। P02 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ 2 इन प्योर स्टेट। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैथ्स लगाएं, तो ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ये इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू mx, एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नो इंटरसेप्ट, सो द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का मैंने ग्राफ ड्रॉ करवाया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी डायग्राम शो की हुई है हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x2 0 है, यहाँ पे x2 1 है, यहाँ पे x1 0 है, यहाँ पे x1 जो है वो 1, क्योंकि अगर वन ऑफ द कंपोनेंट 0 हो गया तो मोल फ्रैक्शन विल बी ऑफ दैट ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड कंपोनेंट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो x2 0 है, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट हम बढ़ा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मींस कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ रहा है। लेकिन P02 से ज्यादा वेपर प्रेशर हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है, तो दिस वेपर प्रेशर विल रिप्रेजेंट P02, क्योंकि यहां पे सिर्फ सेकंड वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो गई है। सिमिलरली अगर यहां पे हम फर्स्ट वाला कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहां पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर है, 1 फर्स्ट कंपोनेंट का, तो इससे ज्यादा मोल फ्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, तो इससे ज्यादा वेपर प्रेशर भी पॉसिबल नहीं। सो दिस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर स्टेट, क्योंकि यहां पे सिर्फ 1 प्रेजेंट है, 2 यहां पे बिल्कुल 0 है। ठीक है जी, आई होप ये आपको ग्राफ क्लियर है। द ग्राफ इज ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकॉज y इज इक्वल टू mx जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। ये इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो दिस विल बी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज P टोटल दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जो कि हमने डेल्टन्स लॉ लगाया है वेपर्स पे जो अप्लाई कर सकते हैं एज दैट ऑफ गैसेस। तो यहां पे हमने शो कर दिया P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, एंड P टोटल इज इक्वल टू P1 की वैल्यू मैंने फिल कर दी P01 X1, P2 की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, फिल कर दी P02 X2। यहाँ पे X2 को हमने फिल कर दिया, या X1 को फिल कर दोगे 1 माइनस X2, क्योंकि X1 प्लस X2 आपको पता है 1, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स। बेसिकली ये इक्वेशन की वजह हम ये इक्वेशन ही यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, लेकिन आप इसको डिराइव कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी डिराइव कर देता हूं।
बहुत सिंपल, हमने x2 की इन टर्म्स में निकालना है अगर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास राउल्स लॉ है P इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स वन प्लस पी नॉट टू एक्स टू। तो मैं पी नॉट वन एक्स वन को वन माइनस एक्स टू लिखूंगा प्लस पी नॉट टू एक्स टू एंड मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो पी नॉट वन एक्स टू प्लस पी नॉट टू एक्स टू इट इज इक्वल टू पी। और यहाँ पे हमारे पास पी नॉट वन माइनस पी इट इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स टू माइनस पी नॉट टू एक्स टू। ये आ जाएगा, एक्स टू कॉमन निकालेंगे तो पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू, ऐसे डिराइव कर सकते हैं आप। अगर p उसी साइड पे रखना है तो p इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस एक्स टू पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू। ये आपके पास डिराइव हो गया जो एक्सप्रेशन ही हमने देखा था। ठीक है जी। तो उसके बाद ये ग्राफ आपको क्लियर है। अब हम करते हैं राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो कि वेपर्स नहीं बना सकते। जब वेपर ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर विल बी जीरो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का। और सॉल्यूट को क्योंकि 2 या b से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हम P2 कितना मानेंगे, जीरो, जो कि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट या सॉल्यूट हम मानेंगे। ठीक है जी। तो P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 हमने किया था, जिसमें से P2 हमने जीरो मान लिया, तो P विल बी इक्वल टू P1 विच इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड P इट इज इक्वल टू P01 x1, जो कि यहां पे लिखा हुआ है P0 सॉल्वेंट x सॉल्वेंट। PS रिप्रेजेंट्स P सोल्यूशन, तो P नॉट इसके नीचे चला जाएगा तो PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्वेंट को मैंने 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, सॉरी 1 में से दोनों तरफ माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट इज एक्स सॉल्यूट। दैट मीन्स P नॉट 1 minus P upon P01 it is equal to mole fraction of non volatile component। अब क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बेटा हमने ऐड किया है वोलेटाइल कंपोनेंट में, तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्योंकि अपना कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसके कारण उसके वेपर्स तो बनेंगे नहीं। साथ ही साथ जो फर्स्ट यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो कितना कम हो जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय द टर्म P01 minus P। दिस विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव टू P01 देख लेंगे, रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ 1 इन प्योर स्टेट देख लेंगे, तो दिस टर्म विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर न्यूमेरिकल में आए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो तो यू विल बी कैलकुलेटिंग P01 माइनस P, और अगर आ जाए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो तो आप कैलकुलेट करेंगे P01 माइनस P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2 which is mole fraction of non volatile component। ठीक है जी। सो आई होप कि राउल्स लॉ हमने दो चीजों से, दो तरीके से किया। एक हमने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स लिए, दूसरी बार हमने क्या किया कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल लिया है। तो ये ग्राफ हम पहले भी कर चुके हैं, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अगर ऑल कंसंट्रेशंस पे राउल्स लॉ को ओबी किया जा रहा है तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और यहां पे आके क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई, सो दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, दैट इज P01। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो नॉन आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, नॉन आइडियल क्या होता है, वो अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मान लीजिए दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, तो जिसमें ए इंटरेक्शन
बीबी इंटरेक्शन और एबी इंटरेक्शंस तीनों सिमिलर मैग्नीट्यूड की हो। एंड व्हाट आर दीज इंटरेक्शंस? ये बेटा एक को हमने सॉल्वेंट माना था, तो आपको पता है जैसे मान लो वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो उसकी इंटरेक्शन है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंटरेक्शन। बी मान लीजिए सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के बीच में अपनी इंटरेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स किया, डिसॉल्व किया, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें आयोनिक इंटरेक्शंस हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, तो वो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है। एंड जब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे बाय सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी कॉल्ड एज एबी इंटरेक्शंस। तो अगर ये तीनों इंटरेक्शंस सिमिलर मैग्नीट्यूड की हैं, सिमिलर मैग्नीट्यूड की हैं, तो दैट विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अगर सिमिलर नहीं है तो दैट विल फॉर्म एन नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन वो हुआ जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट आर नियरली सेम। एंड आइडियल सोल्यूशन के लिए क्योंकि ये डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो क्यों है? क्योंकि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिमिलर मैग्नीट्यूड की है। आपको पता है ए और बीबी इंटरेक्शन से टूटेंगी तो एबी इंटरेक्शंस जो है वो बनेंगी, क्योंकि ए और बीबी इंटरेक्शंस जितनी टूट रही हैं उतनी ही दोबारा बन भी रही हैं एबी इंटरेक्शंस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस इज नियरली सेम। तो जितनी एनर्जी यहां पे बॉन्ड टूटने में लगेगी उतनी एनर्जी यहां पे बॉन्ड्स बनने में रिलीज हो जाएगी। तो दैट विल कंपनसेट विद ईच अदर, एंड नेट डेल्टा एच जो रिएक्शन का है एंथैल्पी चेंज दैट विल बी जीरो। ठीक है जी। एंड क्योंकि इंटरेक्शंस आर सिमिलर तो डिस्टेंस जो होगा वो मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में, ए या बी के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट विल बी सिमिलर, दैट विल बी सेम, एंड फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो आएगा। एक बंदा कहता है सर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब 50 ml अगर मैं ए का मिक्स करूं, 50 ml में अगर B का मिक्स करूं, तो अगर आइडियल सोल्यूशन है तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी 100 ml। तो एक बंदा कहता है सर 100 से कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो हो सकता है कम या ज्यादा, वो हम नॉन आइडियल सोल्यूशन में करेंगे जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन स्टडी करेंगे, एंड दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। अब सिमिलर मैग्नीट्यूड की फोर्सेस जैसे आप देख सकते हैं एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन बोथ आर नॉन पोलर, तो दोनों में नॉन पोलर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो दोनों में जो है सिमिलैरिटी है। आपने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में लास्ट टाइम पढ़ा होगा, जो एल्केन्स हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। बेंजीन एंड टोलुइन है सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड, हेंस दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। इन आइडियल सोल्यूशन की जो एग्जांपल्स हैं आपने याद करनी है, कुछ और भी एग्जांपल्स अगर आपको मिलती हैं बुक्स वगैरह में तो आप करेंगे याद, क्योंकि ये पूछी जाती है। जैसे इस साल भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि पॉजिटिव डिवीजन वाले की एग्जांपल लिखो या नेगेटिव डिवीजन वाले की एग्जांपल लिखो, तो इस साल बोर्ड में पूछा गया है, तो आपको ये एग्जांपल्स को जो है वो याद करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। जब आइडियल सोल्यूशन की बात की जाए, राउल्ट्स लॉ की बात की जाए, तो अब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स करने के बाद आज के लिए ये लेक्चर हम खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन आइडियल सोल्यूशन करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mm of mercury respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of mercury. Also find the composition of the vapor phase, not in the solution phase. जो हमने ऊपर मोल फ्रैक्शन को स्टडी किया है वो सॉल्यूशन फेज की है, ये हमारे पास अब वेपर फेज में कॉम्पोजिशन पूछी है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे है, कैसे करना है इसको। लेकिन सबसे पहले अब हम देखते हैं प्योर लिक्विड की बात की गई है। तो प्योर लिक्विड की बात की गई है, तो ए जो प्योर लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा P नॉट ए दैट इज 450 and P नॉट B is given to be 700 mm of mercury. जो total vapor pressure of solution is 600 mm of mercury.
तो अब हमने मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालनी है, वेपर फेज में हमने मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो सबसे पहले अब फॉर्मूला लगाएंगे P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। बेटा जी ये मैंने लगाया राउल्ट्स लॉ। दिस इज 600, दिस इज 450 एंड एक्स ए को मैं एक्स ए ही लिख रहा हूं। P नॉट बी इज 700, एक्स बी को मैं 1 माइनस एक्स ए लिख देता हूं ऑन सॉल्विंग 450 एक्स ए। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 700 एक्स ए। मैं पूरे स्टेप कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। यू कैन नोट इट ऑन कॉपी ऑल्सो, आप अपने नोट्स बनाते जाएं साथ साथ। तो एक्स ए वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, एल्जेब्रिक टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो -100 इज इक्वल टू -250 एक्स ए एंड माइनस माइनस कैंसल, तो एक्स ए विल बी 100 अपॉन 250 विच कम्स आउट टू बी बेटा 0.4। अगर एक्स ए 0.4 है तो एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस 0.4 इट विल कम आउट टू बी 0.6। तो ये हमारे पास बेटा जी ये लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शंस आ गई हैं, जो कि उसका पहला पार्ट था क्वेश्चन का, कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। तो एक्स से हमारे पास आ रही है 0.4 और एक्स बी मेरे पास आ गया है 0.6। तो अब वेपर फेज में जब हमने मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो पी ए इट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, that is 450 into XA is 0.4 which comes out to be 180 mm and PB it is equal to, दो तरीके से आप निकाल सकते हो, P नॉट B XB भी कर सकते हो, that is 700 into 0.6 which comes out to be 420 mm, or you can apply Dalton's law, P it is equal to P1 plus P2 and अगर ये 600 गिवन है और PA आपको गिवन है, मैं दोबारा लिख देता हूं 1 और 2 की बजाय, तो 600 इट इज इक्वल टू पी ए हमारे पास है 180 प्लस पी बी यू हैव टू कैलकुलेट। तो यहां से जो बेटा पी बी आ जाएगा 600 माइनस 180 आ जाएगा विच इज 420। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये आपका 420 आ गया। ठीक है जी। अब मोल फ्रैक्शन, ध्यान से एक फॉर्मूला नोट करेंगे, mole fraction of a component in vapor phase। तो इन वेपर फेज तो दैट इज इक्वल टू, जैसे वाई अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ये मैंने बेटा डेल्टन्स लॉ अप्लाई किया है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर में आता था पहले, लेकिन अब वो स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल आप इसको याद करेंगे। सिमिलरली वाई बी विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड पी ए एंड पी बी, तो वाई ए आ जाएगा, ए का जो वेपर प्रेशर है दैट इज 180 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन टू बी 600, तो ये आ जाएगा 0.3, और वाई बी जो है दैट विल बी 1 माइनस वाई ए, तो 1 माइनस 0.3 विल बी इक्वल टू 0.7। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज आ गया 0.3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज आ गया 0.7। ओके बच्चों, आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ लग गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। और मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमारे पास है methanol and ethanol form nearly an ideal solution. Solution is made by mixing 32 gram of methanol and 23 grams of ethanol। आप देख सकते हैं वेट्स गिवन है, तो वेट्स गिवन है, लेकिन हमें तो मोल फ्रैक्शन से मतलब है, तो मोल से मतलब है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, बहुत इजी। पी नॉट हमें गिवन है, तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल का गिवन मास 32, मॉलिक्यूलर मास भी 32, तो नंबर ऑफ मोल्स कम आउट टू बी 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल गिवन मास इज 23,
C2H5OH का जो मॉलिक्यूलर मास है that is 46 and this comes out to be 0.5 मोल। तो यहां से बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल आ जाएगा उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स and this comes out to be 0.67 and x C2H5OH जो है इथेनॉल वो आ जाएगा 1 minus 0.67 that is 0.33। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर निकालना है वेपर प्रेशर दैट इज मीथेनॉल का, तो दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट मीथेनॉल इनटू एक्स मीथेनॉल। तो पी नॉट की वैल्यू मीथेनॉल की आपको गिवन है दैट इज 90, तो 90 इंटू 0.67 विच कम्स आउट टू बी 60.3 mm of mercury। Similar to this, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकालना है तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। तो पी नॉट की वैल्यू गिवन है बेटा जी 51 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपने कैलकुलेट किया था 0.33 which comes out to be 16.8 millimeter of mercury and total वेपर प्रेशर कैसे आ जाएगा P मीथेनॉल प्लस P इथेनॉल। तो इनकी वैल्यूज को फिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60.3 प्लस 16.8 विच कम्स आउट टू बी 77.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो ये आपका न्यूमेरिकल हुआ राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन। आई होप भाई आपको क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बेटा AI-EEE में भी आ चुका है, यानी कि जो पहले जेई में जो AI-EEE होता था तो उसमें भी आ चुका है। तो टू लिक्विड्स X एंड Y फॉर्म नियरली एन आइडियल सॉल्यूशन और दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि 3 मोल्स ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y गिवन है तो वेपर प्रेशर इतना है सॉल्यूशन का। सेकेंड कंडीशन है 4 मोल्स ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y गिवन है तो वेपर प्रेशर इतना है सॉल्यूशन का। तो बताएंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड Y कितना है। एनी गैसेस कैसे करेंगे, इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, पी नॉट्स निकाल लेंगे। वेरी इजी। कैसे? राउल्ट्स लॉ कहता है P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फर्स्ट केस देखिए, जो हमारे पास वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का दैट इज 550। पी नॉट एक्स का आपने कैलकुलेट करना, मैंने ए को एक्स मान लिया क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल में एक्स गिवन है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितनी आएगी, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस पी नॉट वाई, बी की बजाय मैंने वाई लिख दिया। y के नंबर ऑफ मोल्स है 1 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 4। 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट वाई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड केस में जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का गिवन है 560 दैट इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। मोल फ्रैक्शन कितनी है 4 मोल्स ऑफ एक्स है तो 4 अपॉन 5 is total number of moles. Similarly, P naught y के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 तो 1 अपॉन 5। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगी 2800 दैट इज इक्वल टू 4 P naught x प्लस P naught y एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। 2 minus 1 तो 2800 minus 2200 हो जाएगा 600। 4 p naught x minus 3 p naught x हो जाएगा 1 p naught x प्लस p naught y minus p naught y हो जाएगा 0। तो यहां से p naught x आ जाएगा बेटा जी 600 mm ऑफ मर्करी। तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ x इन प्योर स्टेट कम्स आउट टू बी 600 mm ऑफ मर्करी। पुटिंग इन वन ऑफ द इक्वेशंस, तो फर्स्ट इक्वेशन में मान लीजिए मैंने फिल कर दिया 2200 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 600 प्लस पी नॉट वाई एंड दिस इज 1800 प्लस पी नॉट वाई दिस इज इक्वल टू 2200
और पी नॉट वाई आ जाएगा बेटा जी 2200 माइनस 1800, दैट कम्स आउट टू बी 400। तो पी नॉट वाई वेपर प्रेशर ऑफ वाई इन प्योर स्टेट इज 400 mm ऑफ मर्क्यूरी। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अब बस इतना ही। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में छोड़ें। डाउट्स के लिए विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।